देखो सबसे पहला क्वेश्चन, electric dipole moment is a vector quantity whose direction is electric dipole moment टू स्मॉल चार्ज को वेरी शॉर्ट डिस्टेंस पे रखते हैं। ये डिस्टेंस क्या होगा L, ये भी डिस्टेंस क्या होगा L। तो Q इंटू 2L होता है और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसका डायरेक्शन जो होता है नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होता है। ठीक है, ऑप्शन में देखो नॉर्थ टू साउथ नहीं होगा, ये साउथ टू नॉर्थ ये भी नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव चार्ज ये भी नहीं होगा, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। ये सही आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E बराबर फोर्स एक्टिंग पर यूनिट चार्ज को बोलते हैं। फोर्स का न्यूटन होता है, चार्ज का कूलम हो जाएगा, न्यूटन पर कूलम। या एक और इसका यूनिट होता है वोल्ट पर मीटर। ये ऑप्शन ए सही होगा, न्यूटन पर कूलम। जूल कूलम ये भी नहीं होगा। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन देखो। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है। एक कूलम चार्ज में, ये फॉर्मूला से निकलेगा, ये Q बराबर प्लस माइनस एन ई। Q की जगह पे एक कूलम रख देंगे, N की जगह एन ही रहेगा, इलेक्ट्रॉन की जगह इलेक्ट्रॉन का चार्ज, तो N बराबर क्या हो जाएगा 1/1.6 गुने 1.6 गुने नीचे में 10 के पावर -19, तो ये ऊपर जाएगा 10 के पावर +19। इसका एक 10 ले लो तो 10 के पावर 18 बचेगा। 10 गुने 10 100/16, 100 में 16 को डिवाइड करोगे तो 6.25 गुने 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन आएगा। इसको याद ही रख लेना, ठीक है। 6.25 गुने 10 के पावर 18, 6.25 गुने 10 के पावर 18, ऑप्शन बी सही है इसका। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम चार्ज क्या होगा 6.25 गुने 10 की पावर 18। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, कह रहा है कि द परमिटिविटी K ऑफ एनी इलेक्ट्रिक इंसुलेटर मीडियम कैन बी। ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इसको बोलते हैं या परमिटिविटी। ठीक है, K से डिनोट करते हैं या एप्सिलॉन R से। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट देखो, कंडक्टर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इनफाइनाइट होता है, वैक्यूम का 1 होगा और इंसुलेटर का 1 से ज्यादा होता है। तो 1 से ज्यादा वाला कोई ऑप्शन है क्या क्वेश्चन नंबर 4 में? 1 से ज्यादा वाला ऑप्शन है क्या? ये 1 से कम है, ये 0 है, 1 से ज्यादा तो नहीं है, और ये 0.7 है, ये भी नहीं होगा, 1 से ज्यादा नहीं है, ये भी 1 से ज्यादा नहीं है, ये भी 1 से ज्यादा नहीं है। तो 1 से ज्यादा कौन बचा? 6। ऑप्शन डी उसका सही होगा। ठीक है, द परमिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक इंसुलेटर मीडियम कैन बी, ये डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए, एन इलेक्ट्रिक फील्ड कैन डिफ्लेक्ट। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड किसको डिफ्लेक्ट करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड किसको डिफ्लेक्ट करता है? चार्ज पार्टिकल को। कोई चार्ज पार्टिकल रहेगा उसी को ना डिफ्लेक्ट करेगा, है ना। तो एक्सरे जो है आपका चार्ज पार्टिकल नहीं है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। न्यूट्रॉन्स पे कोई चार्ज होता ही नहीं है, गामा पार्टिकल्स पे भी कोई चार्ज नहीं होता है। ऑप्शन क्या होगा? सी, अल्फा पार्टिकल। और अल्फा पार्टिकल जो है 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन से मिलकर के बना होता है। देखो यहाँ लिख दिए, अल्फा पार्टिकल 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन से मिलकर के बना होता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? सी, पांचवा का ऑप्शन सी हो जाएगा। चलो नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज में क्या कह रहा है? ए पॉइंट चार्ज Q इज प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड E। इलेक्ट्रिक फील्ड E में आपको क्या कह रहा है कि पॉइंट चार्ज को रख दिया गया है। पॉइंट चार्ज Q को रख देंगे इसमें, तो इस पे कितना फोर्स लगेगा? द फोर्स एक्सपीरियंस बाय चार्ज, फोर्स लगता है बराबर Q इंटू में E। Q इंटू में ऑप्शन ए हो जाएगा इसका। ठीक है, यहाँ भी बनाए हुए थे। सातवां देखो, क्वेश्चन कह रहा है कि चार्ज प्लस Q इज प्लेस्ड एट द सेंटर पॉइंट ऑफ क्यूब। ये यहाँ पर क्यूब बनाए हैं, 6 भुजा होता है इसमें, 6 साइड होता है, और अंदर में क्या है, इसके सेंटर पे प्लस Q चार्ज रख दिया गया है, और हर एक भुजा की लंबाई कितनी है? L है।
ठीक है, एल है। द इलेक्ट्रिक फ्लक्स कमिंग आउट फ्रॉम वन प्लेन ट्यूब, कह रहा है कि एक सरफेस से, एक प्लेन से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स आएगा। अगर सिंपली कहता है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताइए तो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट लिखते हैं। चार्ज इनसाइड, अंदर में जो चार्ज है वो, और एप्सिलॉन नॉट होता है गॉस लॉ के अकॉर्डिंग। लेकिन हमसे कह रहा है कि एक साइड से, एक साइड से यहाँ चार्ज रखा हुआ, एक साइड से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, जितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास होगा। तो 6 साइड है ना इसका टोटल, तो एक साइड का निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 6 से भाग करेंगे। तो चार्ज बट्टे में एप्सिलॉन नॉट भागा 6, क्यू बाई 6 एप्सिलॉन नॉट होगा ये। क्वेश्चन नंबर 7 का क्यू बाई 6 एप्सिलॉन नॉट, ये नहीं होगा, ये तो होगा ही नहीं। क्यू बाई 6 एप्सिलॉन नॉट, ऑप्शन बी सही होगा इसका। ठीक है, 8वां क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। 8वां क्वेश्चन, द कैपेसिटी ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर, स्फेरिकल कंडक्टर है, मान लीजिए उसका रेडियस क्या है, आर है, उसकी कैपेसिटी बोल रहा है निकालने के लिए। कैपेसिटी नहीं, कैपेसिटी दे दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 1 माइक्रोफराड। तो हमसे कह रहा है कि इसका रेडियस निकालने के लिए, देखो इसका C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट फार्मूला होता है। कैपेसिटी कितना दिया है, 1 फराड, 1 माइक्रोफराड। माइक्रो का मतलब 10 के पावर माइनस 6, 1 गुने 10 के पावर माइनस 6 हो गया। और ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, आर बराबर क्या हो जाएगा, ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एक के बट्टे में चला जाएगा, एक बट्टे में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुने 10 के पावर माइनस 6। और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कितना होता है, 9 गुने 10 के पावर 9, और ये 10 के पावर माइनस 6। 10 के पावर 9 गुने 10 के पावर माइनस 6 कितना होगा, 9 माइनस 6 कितना हो गया, 3। तो 9 गुने 10 के पावर 3, 10 के पावर 3 को क्या बोलते हैं, किलो। ये मीटर में निकलेगा ना, किलोमीटर, यानी कि 9 किलोमीटर हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 का देखो, 9 किलोमीटर ऑप्शन है क्या, हाँ है, ऑप्शन सी। ये नहीं होगा, 10 मीटर नहीं होगा, ये नहीं होगा, ऑप्शन सी होगा, 9 किलोमीटर। द कैपेसिटी ऑफ ए स्फेरिकल कंडक्टर is 1 microfarad, its radius will be 9 kilometer. क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, द कैपेसिटी ऑफ एनी कंडेंसर डज नॉट डिपेंड अपॉन, किसके ऊपर डिपेंड नहीं करता है, कंडेंसर का, कंडेंसर का कैपेसिटी किसके ऊपर डिपेंड नहीं करता है। देखो कंडेंसर कैपेसिटी का जो फार्मूला होता है एप्सिलॉन आर नॉट एप्सिलॉन आर ए बट्टे में डी, ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का है। तो देखो कैपेसिटी किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, डी के ऊपर डिपेंड कर रहा है, ठीक है ना, डी के ऊपर, डी अगर बढ़ेगा तो कैपेसिटी घटेगा। एरिया के ऊपर डिपेंड कर रहा है, ये जो मीडियम डाले हैं एप्सिलॉन आर, इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है ना। एप्सिलॉन आर अगर बढ़ेगा तो कैपेसिटी बढ़ेगा। तो किस पे डिपेंड नहीं करता है, तो शेप ऑफ प्लेट इस पे डिपेंड करता है, इस पे डिपेंड करता है, ठीक है, इस पे भी डिपेंड करता है, साइज ऑफ प्लेट पे भी डिपेंड करता है, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट इस पे भी डिपेंड करता है, शेप ऑफ प्लेट इस पे भी डिपेंड करता है, इस पे डिपेंड नहीं करता है। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन इसका, ऑप्शन सी हो जाएगा, ये राइट आंसर होगा इसका। चार्ज ऑन प्लेट्स, प्लेट्स के ऊपर जो चार्ज है उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, थ्री कंडेंसर ऑफ इक्वल कैपेसिटी सी आर कनेक्टेड फर्स्ट इन पैरेलल, पहले क्या किया, पैरेलल में कनेक्ट किया, उसके बाद उसको सीरीज में कनेक्ट किया, पहले उसको पैरेलल में कनेक्ट किया, उसके बाद सीरीज में कनेक्ट किया। तो हमसे कह रहा है कि इक्विवेलेंट कैपेसिटी, कैपेसिटेंस का रेशियो बताने के लिए, देखो यहाँ बनाए हैं, इसको क्या किए हैं, पैरेलल में कनेक्ट किए हैं। तो पैरेलल में इक्विवेलेंट निकालने का क्या तरीका है, सबको एक लाइन से सबको जोड़ते चले जाइए, C1 C2 C3, और सबका कैपेसिटेंस कितना है, इक्वल है, C है, तो 3C हो जाएगा। उसके बाद क्या कह रहा है कि उसके बाद सीरीज में जोड़े हैं, सीरीज में इस तरह से जोड़ते हैं, C है इसका, तो इसका 1/C इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 1/C1 1/C2 1/C3। C1 की जगह C, C2 की जगह भी C, तो ये 1/C 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 सबको जोड़ेंगे तो ये 3/C आएगा। जब इसको पलटोगे C इक्विवेलेंट ऊपर जाएगा, तो ये C ऊपर जाएगा, 3 नीचे आएगा। अब रेशियो निकालना है, जो हमारा पैरेलल में आया था और जो सीरीज में आया है, इन दोनों का रेशियो।
तो पैरेलल में कितना आया है 3C, 3C बट्टे में C बट्टे में 3, तो C नीचे जाएगा 3 ऊपर जाएगा, है ना। C से C कट गया, 3 × 3 9, और नीचे कुछ नहीं बचा, नीचे 1 बचा, तो 9:1 इसका आंसर हो जाएगा। 9:1 कोई ऑप्शन है इसका? ऑप्शन ए सही होगा इसका, 9:1। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10। अब देखो क्वेश्चन नंबर 11 है ये, वोल्ट पर मीटर। ये क्या है? वोल्ट मीटर इनवर्स है, यानी कि वोल्ट पर मीटर किसका यूनिट होता है? वोल्ट पर मीटर इलेक्ट्रिक फील्ड का एक यूनिट होता है न्यूटन बटे में कूलम, और एक यूनिट होता है वोल्ट पर मीटर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट होगा वोल्ट पर मीटर, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स का क्या होता है? ये होता है वोल्ट मीटर इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वोल्ट होता है सी, इलेक्ट्रिक कैपेसिटी का इसका क्या होता है? फैराड होता है। ठीक है ना। एसआई यूनिट ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को ही रेसिस्टिविटी कहा जाता है। तो रेजिस्टेंस आर का जो फॉर्मूला है, आर बराबर रो एल बाई ए। रो क्या है हमारा? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो रो बराबर क्या हो जाएगा? आर ए बट्टे में एल होगा। रेजिस्टेंस का क्या यूनिट होगा यहाँ? ओम, और एरिया का मीटर स्क्वायर, लेंथ का बट्टे में लेंथ का क्या हो जाएगा? मीटर होगा। मीटर से एगो मीटर कट जाएगा, क्या बचेगा? ओम मीटर, है ना। तो 12 का ऐसा यूनिट ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा इसका? ओम मीटर, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा, ओम मीटर। ठीक है। 13 क्वेश्चन पढ़िए क्या कह रहा है। एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, जीरो टेम्परेचर, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर का मतलब होता है माइनस में 273.15 सेल्सियस। उस टेम्परेचर पे सिलिकॉन कैसा बिहेव करेगा पूछ रहा है। सिलिकॉन का जो क्रिस्टल कैसा बिहेव करेगा? आप जानते हैं सिलिकॉन क्या है? सेमीकंडक्टर है। जब उसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसकी कंडक्टिविटी बढ़ती है ना। तो ये -273.15 डिग्री सेल्सियस पे कैसा ये बिहेव करेगा? तो ये बिहेव करेगा इंसुलेटर की तरह, परफेक्टली इंसुलेटर की तरह। ठीक है। एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर का क्या मतलब होता है? 0 डिग्री केल्विन इसको बोलते हैं, और 0 डिग्री केल्विन मतलब -273.15 डिग्री सेल्सियस। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 के पास। क्वेश्चन नंबर 14 ये क्या कह रहा है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेसेस रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस। इसमें देखो ये ई दिया हुआ है ना, ये ई है, ई नहीं है ये रो है। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आर बराबर रो एल बाई ए होता है ना। तो देखो रो एल बाई ए ये होगा, लेकिन ई की जगह पे रो लिखना है। ठीक है, रो एल बाई ए होगा ये। ठीक। क्वेश्चन नंबर 15 देखो। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कर रहा है? व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेज, जब तापमान बढ़ाया जाता है, देन रेजिस्टेंस ऑफ एनी कंडक्टर, तापमान बढ़ाने से क्या होगा? किसी कंडक्टर का आप टेम्परेचर बढ़ाइएगा तो इलेक्ट्रॉन का उस पर मोशन बढ़ जाएगा, है ना। देखो रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का एक ये भी फॉर्मूला होता है, रो बराबर एम बटे में एन ई स्क्वायर टाउ। टाउ क्या है हमारा? रिलैक्सेशन टाइम है। ठीक है। जब इलेक्ट्रॉन का मोशन बढ़ जाएगा तो रिलैक्सेशन टाइम क्या होगा? घट जाएगा। ये जो है रिलैक्सेशन टाइम टाउ घटेगा, तो रेसिस्टिविटी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। अब देखो रेसिस्टिविटी रेजिस्टेंस के फार्मूला से आर बराबर रो एल बाई ए। रो यहाँ पर क्या है? बढ़ गया। रो बढ़ गया तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा ना। जब आप टेम्परेचर बढ़ाइएगा तो इलेक्ट्रॉन जल्दी जल्दी मूव करेगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन का जो मोशन होगा वो बढ़ जाएगा, जल्दी जल्दी टकराएगा, तो उसको रिलैक्स करने का टाइम कम मिलेगा। तो रिलैक्सेशन टाइम घट जाता है। रिलैक्सेशन टाइम घट जाएगा तो रेसिस्टिविटी रो बढ़ जाएगा। जब रो बढ़ेगा तो इसका आएगा। तो सिंपली हमको ये याद रखना है, किसी कंडक्टर का आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसका रेजिस्टेंस भी बढ़ जाता है। तो रेजिस्टेंस बढ़ जाता है मतलब ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही, इंक्रीज कर जाएगा। व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेज देन रेजिस्टेंस ऑफ एनी कंडक्टर इंक्रीजेज होगा ये। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट। विद्युत परिपथ की शक्ति होती है, पावर ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट इज। देखो पावर का जो फार्मूला होता है, पावर बराबर होता है वर्क बटे में टाइम। पावर बराबर वर्क बटे में टाइम, और वर्क बट्टे में टाइम। पोटेंशियल V बराबर होता है वर्क बट्टे में चार्ज।
तो वर्क बराबर क्या हो जाएगा, पोटेंशियल गुने चार्ज। तो वर्क की जगह पे क्या रख सकते हैं, वी क्यू बट्टे में टी है। अब देखो चार्ज बट्टे में टाइम, चार्ज बट्टे में टाइम होता है करंट, तो पी बराबर वी आई, ये पावर हो गया। लेकिन ये ऑप्शन में कहीं नहीं है, ये ऑप्शन में नहीं है। तो हम क्या करेंगे, v के जगह पे p बराबर वी आई है ना, तो v के जगह पे v बराबर क्या होता है, i इंटू आर। v बराबर i इंटू आर, तो v की जगह पे आई आर रखेंगे, आई ए स्क्वायर आर। ये भी पावर का फॉर्मूला है, ये भी नहीं है ऑप्शन में। आई ए स्क्वायर आर भी नहीं है ऑप्शन में। तो हम क्या करेंगे, i की जगह पे, i की जगह पे इसमें i बराबर क्या हो जाएगा, v बराबर आई आर है, तो i बराबर क्या हो जाएगा, v बट्टे में आर। तो आई की जगह पे वी बट्टे में आर रखा, तो क्या हो गया, वी स्क्वायर बट्टे में आर। अब देखो ये ऑप्शन मिल जाएगा, पी बराबर वी स्क्वायर बट्टे में आर। ऑप्शन सी है आपका, वी स्क्वायर बट्टे में आर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 देखो, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वन इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर कितना होता है, वन इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1.6 गुने 10 के पावर माइनस 19 जूल। ये वोल्ट है, ये नहीं होगा। वोल्ट में पर मीटर है, ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट पेज पर 1.6 गुने 10 की पावर माइनस 19 जूल, ऑप्शन सी सही होगा इसका। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 गुने 10 के पावर 19 जूल। ठीक है। अब देखो क्या कह रहा है, द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल करंट मीटिंग एट ए पॉइंट इन इलेक्ट्रिक सर्किट। द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल करंट, मान लीजिए ये कोई पॉइंट है, यहाँ पर करंट सारा का सारा करंट मिल रहा है, आई वन आई थ्री आई आई वन आई टू आई थ्री आई फोर, यहाँ से मिल रहा है, आई थ्री वाप यहाँ से जा रहा है। तो सबका सम करोगे ना, सबका सम करोगे तो ये जीरो आ जाएगा। यही कहता है किरचॉफ फर्स्ट लॉ। ठीक है, जैसे एग्जांपल में 2 एम्पियर का करंट यहाँ आ रहा है, ठीक है, इधर से 3 एम्पियर का करंट जा रहा है, इधर आ रहा है, इसी पॉइंट पर आ रहा है। इस पॉइंट पर 2 एम्पियर का इधर से करंट आ रहा है, 3 एम्पियर का इधर से करंट आ रहा है। ठीक है, तो ये क्या होगा, मान लीजिए इधर से 1 एम्पियर का चला गया, तो इधर से कितना जाएगा, 4, क्योंकि 4 1 5, और इधर कितना है, 3 2 5। तो देखो इधर का जोड़ो और इधर का जोड़ो, दोनों बराबर होना चाहिए। तो सबका सम मिला करके, एक भी इधर चला जाएगा तो -1, 4 भी इधर चला जाएगा तो -4, तो सबका सम मिला करके क्या कहता है कि जीरो होता है। ठीक है, द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल करंट मीटिंग एट ए पॉइंट इन इलेक्ट्रिक सर्किट इज सी, ऑप्शन सी होगा, जीरो। अब देखो यहाँ पर मूविंग चार्ज, क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कह रहा है कि मूविंग चार्ज क्या प्रोड्यूस करता है, जब चार्ज मूव कर रहा हो तो क्या प्रोड्यूस करता है। तो चार्ज जब रेस्ट में होता है तो क्या प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म मोशन में होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रोड्यूस करता है। ठीक है, और एक्सेलरेटेड चार्ज क्या प्रोड्यूस करेगा, तीनों प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। यूनिफॉर्म मोशन में है तो इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड दोनों। तो ऑप्शन देखो इसका, ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड, ये तो नहीं होगा, ओनली मैग्नेटिक फील्ड, ये तो नहीं होगा, बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, ये ऑप्शन होगा, बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, और डी ऑप्शन क्या है, नाइदर इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर मैग्नेटिक फील्ड, ये ऑप्शन तो नहीं होगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 20 जो है ना, क्वेश्चन नंबर 20 में हमसे क्या कह रहा है कि म्यू नोट बट्टे में एप्सिलॉन नोट का मात्रक बताना है, रूट अंडर म्यू नोट बट्टे में एप्सिलॉन नोट। म्यू नोट का डायमेंशन ये आएगा, इसको डायमेंशन से निकाले हैं। ठीक है, म्यू नोट का डायमेंशन MLT-2 A-2 आएगा। ठीक, और एप्सिलॉन नोट का भी निकाले हैं, एप्सिलॉन नोट कूलम्ब्स लॉ से वहां से निकाल लीजिएगा, फोर्स बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बट्टे में आर स्क्वायर। एप्सिलॉन नोट बराबर क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नोट इधर जाएगा, फोर्स का डायमेंशन क्या है, MLT-2, नीचे आ गया ये, आर क्या है, डिस्टेंस का L स्क्वायर, और ऊपर दो चार्ज है, एक चार्ज का AT, तो दो चार्ज का A स्क्वायर T स्क्वायर नहीं होगा। ठीक है, तो M ऊपर गया, M-1, L ऊपर जाएगा, और L गुने L स्क्वायर, L का पावर 3, L का पावर -3 हो गया, T-2 है, ऊपर जाएगा तो T का पावर 4, A स्क्वायर है तो A स्क्वायर ही रहा। ठीक, अब इसमें क्या करेंगे, अंडर रूट में एप्सिलॉन नोट का
डायमेंशन पुट करेंगे, म्यू नोट का ये ऊपर वाला रख दिए इतना, एप्सिलॉन नोट का यहाँ से इतना रख दिए। देखो क्या हो जाएगा, m-1 ऊपर जाएगा तो m का पावर 2 हो गया, l-3 ऊपर जाएगा तो इससे ये 8 हो जाएगा, l का पावर 4 हो जाएगा। t कितना है, t का पावर 4 ऊपर गया तो t का पावर -6, t का पावर -6 हो जाएगा। ए स्क्वायर ऊपर गया तो a का पावर -4, ये रूट के अंदर में। अब रूट से बाहर निकलेगा तो 2 होगा जोड़ा, जोड़ा निकलता है लग करके, तो m स्क्वायर है तो एगो m बाहर निकलेगा, l का पावर 4 है तो 2 बाहर निकलेगा, l का पावर -6 है तो इसका आधा निकलेगा -3, -4 है तो -2 बाहर निकलेगा। ये डायमेंशन आया है इसका, ठीक है, म्यू नोट बट्टे में एप्सिलॉन नोट, रूट अंडर म्यू नोट बट्टे में एप्सिलॉन। तो हम डायमेंशन ऑफ रेजिस्टेंस जब निकालोगे ना, रेजिस्टेंस बराबर वी बट्टे में आई, वी बटे में आई होगा, वी क्या है, पोटेंशियल, पोटेंशियल का डायमेंशन निकाल लोगे, और आई क्या है, करंट, करंट का डायमेंशन ए होगा। इसको सॉल्व करोगे, ए ऊपर जाएगा तो a-1, ml² t-3 a-1। देखो इसका डायमेंशन देखो और इसका डायमेंशन देखो, ये दोनों सेम है ना, इसका यूनिट क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, ओम हो जाएगा। अब यहाँ से देखो क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है आपसे, कि टू पैरेलल इलेक्ट्रॉन बीम्स मूविंग इन सेम डायरेक्शन, इलेक्ट्रॉन्स बीम सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा है, मतलब पैरेलली मूव कर रहा है, पैरेलल इलेक्ट्रॉन बीम मूविंग इन सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो क्या होगा, ये भी नेगेटिव चार्ज, ये भी नेगेटिव चार्ज, तो एक दूसरे को क्या करेगा, एक दूसरे को रिपेल करेगा, ठीक है, तो वी विल रिपेल ईच अदर, एक दूसरे को रिपेल करेगा, ठीक। और देखो क्वेश्चन नंबर 22 में क्या कह रहा है, 22 में आपसे, जैसे कि ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, एक नॉर्थ साउथ ले लिए, उसके अंदर में एक बार मैग्नेट डालते हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या करता है, इसके ऊपर टॉर्क लगाता है ना, टॉर्क लगाता है, टॉर्क बराबर क्या होता है, एम क्रॉस बी, एम क्रॉस बी को ये भी लिखते हैं एम बी साइन थीटा, थीटा क्या है, ये बार मैग्नेट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल, तो टॉर्क बराबर एम बी साइन थीटा। वही आपसे पूछ रहा है कितना टॉर्क लगता है जब किसी बार मैग्नेट को किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, तो उसके ऊपर कितना टॉर्क लगता है, तो टाउ बराबर एम क्रॉस बी होगा ये, ठीक है, एम बी साइन थीटा या एम क्रॉस बी। इसका इंग्लिश वाला ही पढ़ लो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, कौन सा सही है, एम डॉट बी ये सही नहीं होगा, ये भी सही नहीं होगा, देखो टाउ डॉट बी दे रही है वह भी सही नहीं होगा, एम बट्टे में भी ये भी सही नहीं होगा, टाउ बराबर होता है टॉर्क कितना लगता है, एम क्रॉस बी लगता है, ये सही होगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 23 जो है, क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है आपसे, कि वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज 0 एट, अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है, अर्थ का मैग्नेटिक, मान लीजिए ये क्या है, एक कंपास है, ठीक है, ये इसका हॉरिजॉन्टल लाइन है ना, यहाँ पर कोई नीडल है, तो ये जो एंगल होता है हॉरिजॉन्टल लाइन से, डेल्टा एंगल होता है यहाँ पर, इसको एंगल ऑफ डीप बोलते हैं, है ना, ये हॉरिजॉन्टल लाइन, और ये मान लीजिए ये है आपका आ, ये मैग्नेटिक फील्ड है, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड, और ये एंगल डेल्टा है, तो इसका एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है बी एच, कितना हो जाएगा, बी कॉस डेल्टा, और वर्टिकल कंपोनेंट इस तरह से आएगा, ये अर्थ का मैग्नेटिक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और वर्टिकल वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा, बी बी बराबर बी साइन डेल्टा। तो हमसे वर्टिकल जो मैग्नेटिक फील्ड है अर्थ का, वो कहाँ पर जीरो होगा, यानी कि बी बी बराबर बी साइन डेल्टा, ये कहाँ पे जीरो होगा, हमसे ये कह रहा है। तो देखो यहाँ एक फिगर बनाया है, ये मान लीजिए अर्थ है आपका, और ये जो रेड वाला है ना, ये वाला क्या है, ज्योमेट्रिकल नॉर्थ है, ज्योमेट्रिकल नॉर्थ, और नीचे क्या है, ज्योमेट्रिकल नॉर्थ और ज्योमेट्रिकल साउथ, ऊपर नॉर्थ होता है नीचे साउथ होता है, ठीक है, लेकिन जो मैग्नेटिक नॉर्थ होता है वो थोड़ा सा अलग होता है, यहाँ पे कुछ एंगल पे होता है, ये जो एंगल है ना,
कुछ एंगल, एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन इसी को कहा जाता है कि ये क्या है, मैग्नेटिक नॉर्थ आपका, ये ग्रीन वाला, और ये क्या है, मैग्नेटिक साउथ है। ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ से इस तरह से निकल करके मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से निकल करके साउथ में जाएगा ना, यहाँ से भी नॉर्थ से निकल करके साउथ में जाएगा। ठीक है, मैं नॉर्थ से निकल करके साउथ में जाएगा। अब देखिए ये ज्योमेट्रिकल नॉर्थ है और ज्योमेट्रिकल साउथ है, इसका जो है इक्वेटर इस तरह से बनेगा, ये ग्रीन से जो बना है इक्वेटर इस तरह से बनेगा। ज्योमेट्रिकल नॉर्थ और साउथ वाले का इक्वेटर ये बना, है ना, और मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ वाले का इक्वेटर ये पीले वाले से इस तरह से ऐसे बना हुआ है, पीला वाला लाइन देखो इस तरह से बना हुआ है। तो देखो यहाँ पर जो है इलेक्ट मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से आ रहा है, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से आया, इसका मैग्नेटिक फील्ड है, ये अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है, और यहाँ पर क्या है, इक्वेटर है, दोनों के बीच में एंगल कितना है, थीटा बराबर 0 डिग्री, क्योंकि दोनों पैरेलल हो गया ना यहाँ पर, इसलिए थीटा बराबर क्या हो गया, यहाँ पर 0 डिग्री। अब यहाँ पर 0 डिग्री है, तो हमसे ये पूछ रहा है कि वर्टिकल कंपोनेंट अर्थ, अर्थ का जो वर्टिकल कंपोनेंट है, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेट फील्ड इज जीरो एट कहाँ पे होता है। तो देखो वर्टिकल कंपोनेंट कब जीरो होगा, जब थीटा जीरो होगा, बीवी बराबर बी साइन डेल्टा, जब डेल्टा जीरो हो जाए, तो यहीं पर तो होगा जीरो, यहाँ पर यहीं पर ना होगा 0 डिग्री क्या, ये मैग्नेटिक मैग्नेटिक इक्वेटर बोलते हैं इसको, ये पीला वाला लाइन है, पीला वाला इसको मैग्नेटिक इक्वेटर, और इसको ये वाला ग्रीन वाला जो लाइन है इसको ज्योमेट्रिकल इक्वेटर बोलते हैं। तो कहाँ पे होगा, मैग्नेटिक इक्वेटर पे होगा। वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज जीरो एट कहाँ पे होगा, मैग्नेटिक इक्वेटर पे होगा, क्योंकि यहाँ से देखो नॉर्थ से क्या हो रहा है, साउथ की तरफ मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ ऐसे जा रहा है, तो यहाँ पर देखो पैरेलल हो गया ना, और ये भी पैरेलल है क्या, ये भी पैरेलल है, इस तरह से आया इसे गोल घूम करके गया, तो ये भी पैरेलल है, तो दोनों के बीच का एंगल 0, तो यहाँ पर क्या होगा, वर्टिकल कंपोनेंट यहाँ पे 0 हो जाएगा। ये बी एच क्या है, बी कॉस डेल्टा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, बी बी क्या है, बी साइन डेल्टा, ये क्या है आपका वर्टिकल कंपोनेंट है, और वर्टिकल कंपोनेंट इक्वेटर पे मैग्नेटिक इक्वेटर पे 0 होता है, याद रखना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कर रहा है कि कौन सा जो एलिमेंट है, सुइटेबल एलिमेंट है इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के लिए, कौन सा अच्छा एलिमेंट है, द मोस्ट सुइटेबल एलिमेंट फॉर मेकिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट, इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के लिए सबसे अच्छा एलिमेंट कौन सा है, तो ये सॉफ्ट आयरन, 24 का क्या है, सॉफ्ट आयरन सबसे अच्छा है आपको, क्वेश्चन नंबर 24 का ए, सॉफ्ट आयरन बहुत बढ़िया है, इससे क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट बना सकते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या कह रहा है, द वैल द वैल्यू ऑफ परमिएबिलिटी ऑफ paramagnetic substance, परमिएबिलिटी ऑफ paramagnetic substance, परमिएबिलिटी क्या होता है, मतलब वैसा मटेरियल जो है ना जो अपने अंदर मैग्नेटिक फील्ड को आने की परमिशन देता है। ठीक है, उसी को बोलते हैं परमिएबिलिटी। तो वैल्यू ऑफ परमिएबिलिटी ऑफ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस का परमिएबिलिटी 1 से ज्यादा होता है, परमिएबिलिटी क्या होता है, पैरामैग्नेटिक का 1 से ज्यादा होता है, डायामैग्नेटिक का 1 से कम होता है, और फेरोमैग्नेटिक का जो है ना 1 से बहुत ज्यादा होता है। अब देखो ये वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, ये इसका इंग्लिश वाला देखो, एट न्यूट्रल पॉइंट, जानते हो न्यूट्रल पॉइंट क्या होता है, न्यूट्रल पॉइंट क्या है पूछ रहा, मतलब न्यूट्रल पॉइंट पे क्या होगा, न्यूट्रल पॉइंट पे क्या होगा, देखो अभी अभी पढ़े हैं, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बी एच बराबर क्या, बी कॉस डेल्टा, और बी 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 साइन डेल्टा, ये वर्टिकल कंपोनेंट है, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है। ठीक, तो मान लीजिए ये जो है ना, ये एच दिए हुए हैं, ऊपर की तरफ जो लाइन ड्रॉ किए हैं वो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है, ऊपर की तरफ इस तरह से ड्रॉ किए हैं, ऊपर की तरफ इस तरह से जो ड्रॉ किए हैं ऐसे,
ये क्या है आपका अर्थ का अर्थ का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है। ठीक है, अब इसमें क्या कर रहे हैं, एक बार मैग्नेट को ला करके रख दे रहे हैं, बार मैग्नेट ऊपर नॉर्थ, ये साउथ हो गया। ठीक है, तो देखो नॉर्थ से क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड निकल करके साउथ में जाएगा, नॉर्थ से निकल करके साउथ में गया, इसका डायरेक्शन बना दो, नॉर्थ से निकल करके साउथ में गया, नॉर्थ से निकल रहा है इस तरह से और साउथ में जा रहा है। तो न्यूट्रल पॉइंट कहाँ होगा, जहां पे अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो जीरो हो जाए। तो देखो यहाँ पर अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है ऊपर की तरफ और ये नीचे की तरफ, है ना, ये नीचे की तरफ, तो ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ। और ये देखो ये पॉइंट यहाँ पर तो जीरो नहीं हो सकता है क्योंकि ऊपर की तरफ है, इस तरह से नॉर्थ से निकल रहा है, और अर्थ का जो हॉरिजॉन्टल भी ऊपर की तरफ लिए है, तो दोनों एडिशन हो जाएगा, एडिटिव हो जाएगा ना, कैंसिल आउट तो नहीं होगा, अपोजिट रहेगा तब ना कैंसिल आउट होगा। यहाँ देखो, यहाँ देखो अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है, नॉर्थ से निकल के साउथ अंदर की तरफ, और अर्थ का जो है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी ऊपर की तरफ हो रहा है, तो यहाँ पर भी न्यूट्रल पॉइंट नहीं मिलेगा, है ना, ये दोनों एडिट हो जाएगा, एडिटिव हो जाएगा ये दोनों। यहाँ पर देखो इस पॉइंट पर देखो अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है ऊपर की तरफ, और बार मैग्नेट का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो नीचे की तरफ। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे कोई ऐसा पॉइंट मिलेगा जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा वो जीरो हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर जो मिलेगा, इसके यहाँ इस पॉइंट पर अर्थ का क्या है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऊपर की तरफ है मैग्नेटिक फील्ड का, ये क्या होगा, एक दूसरे को कैंसिल आउट करके जीरो कर देगा, है ना। तो यानी कि जो बार मैग्नेट का जो मैग्नेटिक फील्ड है बी, और अर्थ का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का मैग्नेटिक फील्ड है एच, यहाँ पर ये दोनों बराबर होगा, बी बराबर बी एच भी लिख सकते हो या सिंपली एच भी लिख सकते हो इसको, ये बी बराबर बी एच हो जाएगा। इसी पॉइंट को हम न्यूट्रल पॉइंट बोलते हैं। न्यूट्रल पॉइंट जहाँ पे क्या होगा, बार मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड और अर्थ का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दोनों बराबर होता है, और उस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो देखो ऑप्शन बी इज ग्रेटर देन बी एच, ये नहीं होगा, बी लेस देन बी एच, ये भी नहीं होगा, ये जीरो, ये भी नहीं होगा, बी बराबर बी एच हो जाएगा। ठीक है, बी बराबर बी एच हो जाएगा यहाँ पर। ठीक, बी बराबर मतलब बार मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड और अर्थ की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दोनों बराबर हो जाएगा यहाँ पे। आगे चलो क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कर रहा है, लेंज लॉ इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ विच फिजिकल क्वांटिटी। भाई लेंज लॉ जो बेस्ड होता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड होता है। ठीक है, लेंज लॉ इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक, एनर्जी। क्वेश्चन नंबर 28 देखो, यूनिट ऑफ इंडक्शन, या देखो यूनिट ऑफ इंडक्शन या इंडक्टेंस भी बोलते हैं इसको। ठीक है ना, इंडक्टेंस। तो इंडक्टेंस ई बराबर, ये ईएमएफ बराबर एल डी आई बटे में डी टी, ये फार्मूला होता है। एल क्या है, यही इंडक्टेंस है आपका, या इंडक्शन बोलो या इंडक्टेंस बोलो। ई बराबर ईएमएफ बराबर एल डी आई बटे में डी टी। तो एल बराबर क्या हो जाएगा, ई इधर है, डी टी जाके उधर मल्टीप्लाई होगा, डी टी बटे में डी आई, है ना। ईएमएफ का ईएमएफ का यूनिट क्या होगा, वोल्ट, टाइम का सेकेंड हो जाएगा, नीचे क्या है डी आई, करंट है, करंट का एम्पियर हो गया, है ना। अब देखो, वोल्ट को कुछ लिख सकते हैं यहाँ पर, वोल्ट को किस कुछ लिख सकते हैं, V बराबर आई इंटू आर लिखे हैं। आई क्या है, करंट है, तो इसका एम्पियर हो गया, और रेजिस्टेंस का यूनिट क्या हो जाएगा, ओम नहीं हो जाएगा। तो वोल्ट को हम क्या लिख सकते हैं, एम्पियर ओम लिख सकते हैं, और सेकंड पहले से है, सेकंड पहले से, एम्पियर से एम्पियर कट गया, बचा क्या, ओम सेकंड। तो इंडक्टेंस का यूनिट क्या आ गया, ओम सेकंड। ओम सेकंड कोई ऑप्शन है, ऑप्शन ए। ठीक है, तो हमसे ये कह रहा है कि एल बट्टे में आर का डायमेंशन इसमें से किसके डायमेंशन के बराबर है। ये चारों जो ऑप्शन है एल सी, और ये वाला 1/√L/C, 1/LC, ये डायमेंशन इसके बराबर आता है, अंडर रूट में एल सी के बराबर।
अंडर रूट में एलसी के बराबर। इसको शॉर्ट में ऐसे भी बना सकते हो, जैसे मान लो आपको पता है एक्सएल बराबर क्या होता है, ओमेगा एल होता है ना। एक्सएल बराबर ओमेगा एल, इंडक्टिव रिएक्टेंस एक्सएल बराबर ओमेगा एल। एल बराबर क्या हो जाएगा, एक्स एल बट्टे में ओमेगा, एक्सएल बट्टे एल बराबर एक्सएल बट्टे में ओमेगा। तो देखो एल बट्टे में आर, एल बट्टे में आर है ना ये, एल बट्टे में आर, एल की जगह भी ये पुट करो, एक्सएल बट्टे में ओमेगा इंटू में आर। इसका यूनिट और इसका यूनिट सेम होता है, तो ये क्या हो जाएगा, 1/ओमेगा। और 1 बाई ये ओमेगा है, ओमेगा का मान होता है 1/√LC। एलसी पलट के ऊपर जाएगा तो अंडर रूट क्या हो गया, एलसी आ गया। एक्सएल बराबर ओमेगा एल होता है, ठीक है ना। एल बट्टे में आर में एल की जगह पे एल बराबर क्या हो जाएगा, एक्सएल बट्टे में ओमेगा, एक्सएल बट्टे में ओमेगा रख दिए और आर पहले से था। देखो आर का यूनिट और एक्सएल का यूनिट, तो एक्सएल एक्सएल क्या है, ये भी रेजिस्टेंस है, इंडक्टिव रिएक्टेंस जिसको बोलते हैं। आर क्या है, रेजिस्टेंस, दोनों कट जाएगा। 1/ओमेगा, 1/ओमेगा बराबर क्या होता है, सिंपली ओमेगा बराबर 1/√LC होता है। तो ओमेगा की जगह 1/√LC, पलट के ऊपर जाएगा एलसी, तो ऊपर नहीं हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, अंडर रूट एलसी हो जाएगा। ये अंडर रूट एलसी किसके बराबर हो गया, एल बट्टे में आर के। तो दोनों का डायमेंशन सेम नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ द पीक वैल्यू ऑफ एनी अल्टरनेटिंग करेंट आई नोट, देखो आई नोट दे दिया है 5√2, आई नोट बराबर पीक वैल्यू दे दिया है, पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करेंट आई नोट बराबर 5√2। हमसे कह रहा है कि देन द रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट आई आर एम एस बराबर कितना होगा। आई आर एम एस का फॉर्मूला होता है आई नोट बटे में √2। आई नोट की जगह 5√2 रखा और √2 नीचे, √2 कट जाएगा तो कितना बचा, 5 एम्पियर आंसर होगा इसका, ठीक है। 5 एम्पियर ऑप्शन ए हो जाएगा। देखो 31 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, इन एन अल्टरनेटिंग करंट सर्किट रेजिस्टेंस ऑफ 8 ओम, 8 ओम का रेजिस्टेंस है, एंड एन इंडक्टेंस ऑफ रिएक्टेंस या इंडक्टिव रिएक्टेंस इसको बोलते हैं, एक्सएल बराबर 6 ओम है। हमसे कह रहा है इम्पिडेंस ऑफ सर्किट विल बी, इम्पिडेंस क्या होगा, इम्पिडेंस का फॉर्मूला जानते हो, आर स्क्वायर बराबर प्लस एक्सएल का स्क्वायर अंडर रूट, आर का वैल्यू 8 है, एक्सएल का 6 है, 8 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर, ये 64 हो जाएगा, ये 36 हो जाएगा। तो 64 36 100 यानी कि 10 एम्पियर आता है। 10 एम्पियर कोई है ऑप्शन में, ऑप्शन बी, ठीक है। 31 नंबर क्वेश्चन समझ में आया, फॉर्मूला बेस्ड। क्वेश्चन नंबर 32 पढ़िए क्या कह रहा है। देखो द वर्क प्रिंसिपल ऑफ बोथ, दोनों हॉट वायर एमीटर एंड हॉट वायर वोल्ट मीटर, है ना, बेस्ड ऑन विच इफेक्ट ऑफ द करेंट। एमीटर जानबे करते हो करंट को मापने में यूज होता है, वोल्ट मीटर पोटेंशियल को मापने में यूज होता है। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, हॉट वायर करंट, हॉट वायर एमीटर, हॉट वायर वोल्ट मीटर। तो ये किसके ऊपर बेस्ड होगा, ये हीटिंग इफेक्ट के ऊपर बेस्ड होगा, ऑप्शन सी होगा इसका, ठीक है। पावर फैक्टर ऑफ प्योरली इंडक्टिव सर्किट, प्योरली इंडक्टिव सर्किट वैसा सर्किट जिसमें सिर्फ और सिर्फ इंडक्टर लगा हो, है ना, उसमें क्या होता है, करंट जो है ईएमएफ के पीछे पीछे चलता है, मतलब लैग करता है, ठीक, कितना डिग्री लैग करता है, 5/2। करंट जो है ईएमएफ के पीछे पीछे चलता है, मतलब लैग करता है 5/2। तो पावर फैक्टर क्या होता है, cos 5, फाइव की वैल्यू कितनी, 5/2, cos 5/2 हो गया, यानी कि पावर फैक्टर 0 हो गया। हमसे ये पूछ रहा है द पावर फैक्टर ऑफ प्योरली इंडक्टिव सर्किट, वैसा सर्किट जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या हो, इंडक्टर हो, तो इसका पावर फैक्टर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बीच का जो एंगल होता है करंट और ईएमएफ के बीच का जो एंगल होता है, उसके cos 5 को ही बोलते हैं ना पावर फैक्टर, क्या, उसके cos 5 को ही बोला जाता है पावर फैक्टर। हो गया क्वेश्चन नंबर 34। देखो क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। 34 में हमसे ये पहले यहाँ जो है पढ़ लीजिए, विच इज नॉट पॉसिबल इन एनी ट्रांसफॉर्मर, ट्रांसफॉर्मर में क्या पॉसिबल नहीं है, ट्रांसफॉर्मर में ईडी करंट होता है, ये पॉसिबल है,
डायरेक्ट करंट नहीं, डायरेक्ट करंट तो नहीं हो सकता है करंट में, ट्रांसफार्मर में डीसी करंट पे तो काम नहीं करता है। अल्टरनेटिंग करंट हो सकता है, इंड्यूस्ड करंट भी होता है, लेकिन डायरेक्ट करंट नहीं होता है। ट्रांसफार्मर में डायरेक्ट करंट पॉसिबल नहीं है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अब देखो, द इम्पीडेंस ऑफ एल आर सर्किट 35, क्वेश्चन नंबर 35, एल मतलब इंडक्टर और रेजिस्टेंस। इंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होता है उसको इंडक्टिव रिएक्टेंस बोलते हैं, और रेजिस्टेंस का रेजिस्टेंस ही बोलते हैं। तो हमसे ये कह रहा है कि इसका इम्पीडेंस बताइए कितना होगा। तो इम्पीडेंस मतलब कंप्लीट टोटल रेजिस्टेंस को बोलते हैं ना। तो Z बराबर एक्सएल का स्क्वायर प्लस में आर का स्क्वायर। एक्सएल बराबर क्या होता है? एक्सएल बराबर ओमेगा एल होता है। एक्सएल की जगह पे ओमेगा एल रखिएगा तो ओमेगा का स्क्वायर एल का स्क्वायर और प्लस ये आर का स्क्वायर आ जाए। ऐसा कोई ऑप्शन है क्या? आर का स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर, ऑप्शन डी सही होगा इसका। विच ऑफ द फॉलोइंग वेव्स इज नॉट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक? कौन कौन सा वेव्स है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नहीं है? देखो यहाँ पर एक लिस्ट लिख दी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का। रेडियो वेव्स जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, माइक्रोवेव भी है, इंफ्रारेड भी है, विजिबल लाइट है, यूवी रेज है, एक्स रेज है, गामा रेज है। ये सब क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। लेकिन अल्फा जो रेज है ये नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग वेव्स इज नॉट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, पूछ रहा है कौन सा वेव है, कौन सा रेज है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नहीं है। तो अल्फा रेज नहीं है, इंफ्रारेड है, गामा है, एक्सरे भी है, ठीक है, अल्फा रेज नहीं है। क्वेश्चन नंबर 37 में लिखिए। 37 में क्या कह रहा है? सबसे अधिक आवृत्ति की तरंगे, वेव्स ऑफ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। मैक्सिमम वैसा वेव जिसकी फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम हो, कौन सा होगा? अल्ट्रावायलेट होगा, गामा रेज होगा, विजिबल। गामा रेज की सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी होती है। तो गामा रेज जो है ना, सबसे ज्यादा इसकी फ्रीक्वेंसी होती है। इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? 1020 से 1022 हर्ट्ज की तरफ, 1020 से 1022 हर्ट्ज होता है। गामा रेज सबसे हाई फ्रीक्वेंसी और सबसे ज्यादा हाई एनर्जी वाला वेव भी होता है ये। इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखती है कुछ वेव्स, जैसे रेडियो वेव्स की फ्रीक्वेंसी सबसे कम होती है, माइक्रोवेव उससे ज्यादा, इंफ्रारेड उससे ज्यादा, इससे ज्यादा, विजिबल लाइट उससे ज्यादा, अल्ट्रा वायलेट वेव उससे ज्यादा, एक्सरे उससे ज्यादा, और सबसे ज्यादा क्या? गामा रेज। ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 38 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 38 में कह रहा है कि द डायरेक्शन ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का ट्रांसमिशन किस तरह से होता है? पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड? नहीं, पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता है। पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है। पैरेलल टू बी क्रॉस ई, बी क्रॉस ई भी नहीं होगा। पैरेलल टू ई क्रॉस बी होगा, ये ऑप्शन डी होगा। ठीक है, ऑप्शन डी मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड, इधर मैग्नेटिक फील्ड, और इधर क्या है? प्रोपागेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो प्रोपागेशन होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के दोनों के परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, तो ये क्या होगा? पैरेलल टू ई क्रॉस बी, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल। ठीक है, ई क्रॉस बी का जो डायरेक्शन होगा ना, उसी डायरेक्शन में। अब देखो 39 नंबर क्वेश्चन। 39 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 1/2 ई स्क्वायर। देखो याद करो, ये 1/2 ई स्क्वायर क्या है? एनर्जी डेंसिटी है। ये किसकी एनर्जी डेंसिटी है? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की एनर्जी डेंसिटी है। एनर्जी डेंसिटी, और इससे इसका पूछ रहा है कि डायमेंशन क्या होगा। एनर्जी डेंसिटी का डायमेंशन क्या होता है? एनर्जी डेंसिटी एनर्जी बटे में वॉल्यूम होता है, और बोला तो यहाँ दिया हुआ है। एनर्जी का क्या होता है? किसी भी तरह का एनर्जी हो उसका एम एल स्क्वायर T-2 होगा, और वॉल्यूम का क्या हो जाएगा? एल का स्क्वायर, एम एल स्क्वायर, वॉल्यूम का एल का पावर 3 होगा। देखो तो क्या हो जाएगा? ये एल का पावर 3 ऊपर जाएगा तो एल का पावर -3, और टी नहीं -1, और T-2, ml-1 T-2, ml-1 T-2, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ml-1 T-2, तो यहाँ भी लिखा हुआ है एनर्जी डेंसिटी हाफ एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड का स्क्वायर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, और एप्सिलॉन नॉट क्या है? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस।
अलग से भी निकाल करके दोनों का रख दोगे। पहले क्वेश्चन नंबर 40 पे देखो, क्वेश्चन नंबर 40 क्या है, ये वाला पढ़ो। फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इफ द वैल्यू ऑफ क्रिटिकल एंगल फ्रॉम एनी मीडियम टू वैक्यूम, क्रिटिकल एंगल थीटा सी कितना दे दिया है, 30 डिग्री। देन द स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम, उस मीडियम में लाइट की स्पीड क्या है। तो म्यू बराबर देखो, क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला म्यू बराबर 1/sin θc, 1/sin θc की जगह 30 डिग्री, sin 30 डिग्री 1/2 होता है। इसकी जगह 1/2 रखोगे, पलट के ऊपर जाएगा, 2 ऊपर आ गया। और एक फार्मूला ये भी होता है, म्यू बराबर c/v। सी क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम, और v क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम। म्यू की वैल्यू कितनी आई है, 2, 2 रख दिया। और c हमको पता है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। और ये निकालना है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन द मीडियम। v बराबर, v इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2 नीचे आएगा, 3 × 10⁸। 3 को 2 से भाग करोगे तो 1.5 आएगा ये, ठीक है। 1.5 गुने 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 1.5 गुने 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन बी। अब देखो यहाँ पर क्या कह रहा है, +3 डायोप्टर -2 डायोप्टर क्षमता, मतलब ये पावर है इसका, पावर ऑफ लेंस। दो लेंसों को मिलाकर एक संयुक्त लेंस बनाया जाता है। टू lenses of +3 diopter and -2 diopter power are combined to form an equivalent lens। equivalent lens बनाया गया है दो लेंस को मिला करके। एक की क्षमता क्या है, +3 डायोप्टर, दूसरे की पावर -2 डायोप्टर। व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ इक्विवेलेंट लेंस, फोकल लेंथ दोनों मिला करके दोनों का फोकल लेंथ क्या होगा। तो इक्विवेलेंट पावर पहले निकालो, P इक्विवेलेंट बराबर P1 + P2। P1 कितना है, +3, प्लस P2 कितना है, -2। +3 -2 कितना हो जाएगा, 1। तो 1 बाई ये फोकल लेंथ, सॉरी 1 है ना ये, तो पावर बराबर क्या होता है, 1 बाई फोकल लेंथ। फोकल लेंथ इधर जाएगा तो पावर नीचे आएगा, तो 1/p, 1/p। p इक्विवेलेंट कितना निकाले, 1। तो इसकी जगह 1 रखो, 1/1। तो ये 1 आ गया, 1 मीटर, ठीक है, 1 मीटर। 1 मीटर, ऑप्शन सी होगा इसका। अब देखो 42, क्वेश्चन नंबर 42। 42 क्या कह रहा है, 42 द फाइनल इमेज ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप पढ़े हो, इस तरह का फिगर पढ़े हो, ये इसमें 2 ही लाइट लिया गया, 3 लाइट लिए थे। ये देखो, तो पहले इमेज यहाँ बन रहा है, उसके बाद यहाँ बन गया, तो फाइनल इमेज तो ये बना है ना। तो फाइनल इमेज कैसा बना है, देखो उल्टा बना है। उल्टा के लिए क्या यूज करते हैं, इन्वर्टेड। और बड़ा बना है ना, तो मैग्नीफाइड। और कैसा बना है, इस इमेज का यहाँ इमेज बना दिया है ना, तो ये वर्चुअल बोलेंगे इसको, है ना। इसको क्या बोलेंगे, वर्चुअल। वर्चुअल बना है, इन्वर्टेड और मैग्नीफाइड। तो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप के लिए फाइनल इमेज क्या बन जाता है, वर्चुअल, इन्वर्टेड, एंड मैग्नीफाइड। वर्चुअल सी होगा इसका, वर्चुअल एंड इन्वर्टेड, 42 का सी होगा, है ना। वर्चुअल एंड इन्वर्टेड, मैग्नीफाइड नहीं लिखा है, मैग्नीफाइड करके थोड़ा बड़ा करके दिखाता है ना। अब देखो ये 43 में कह रहा है, दो लाइट्स है, दोनों क्या को हो रहा है, सुपर इम्पोज हो रहा है, सुपर इम्पोज हो रहा है। और दोनों का क्या है, एम्पलीट्यूड सेम है, दोनों का वेवलेंथ भी सेम है। और सुपर इम्पोज होने के बाद द एम्पलीट्यूड ऑफ उसका रिजल्टेंट होगा ना, वो रिजल्टेंट मैक्सिमम है। रिजल्टेंट का ये कि ए आर, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड A1² A2² +2 A1 A2 cos phi ये पढ़े थे, ठीक है। मैक्सिमम रिजल्टेंट और मैक्सिमम रिजल्टेंट, जब रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, जब एम्पलीट्यूड क्या होगा, मैक्सिमम होगा, तो सोचो ये क्या होना चाहिए, cos phi क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, तब ना ये मैक्सिमम होगा। तो cos phi बराबर 1। तो phi बराबर कितना डिग्री होगा कि cos phi बराबर 1 हो जाएगा, तो cos 0 डिग्री। cos 0 का मान रखेंगे तब ना यहाँ 1 आएगा, 180 -1 आ जाता है, समझे। cos phi जब 1 होगा तो क्या होगा, रिजल्टेंट जो होगा इसका, ये रिजल्टेंट मैक्सिमम होगा।
ठीक है, तो फाई का मान कितना होगा, cos फाई बराबर 1, इसका मतलब फाई का मान का कितना होना चाहिए कि 0 1 आ जाए, तो फाई का मान 0 होना चाहिए, तो यह 0 ऑप्शन में है। क्वेश्चन नंबर 44 देखो, 44 क्या कह रहा है, विच फेनोमेना सपोर्ट द ट्रांसवर्स नेचर ऑफ लाइट। ट्रांसवर्स नेचर ऑफ लाइट जो है वो कौन सा फेनोमेना है जो लाइट के जो है ना ट्रांसवर्स नेचर को सपोर्ट करता है। तो ऑप्शन देखो इसका क्या है, होगा पोलराइजेशन इसका सही आंसर होगा।